दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एचईओ की, आरओ की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, फॉर दिस एग्जामिनेशन स्पेशली। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपने इस टॉपिक पे अगर आपने अपनी अच्छी कमांड कर ली है तो आपके हाथ से ये 2 से 3 क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किया गया है और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। क्लियर है? ओके। इसके अलावा एग्जाम में सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, ये किस देश से बोरो किया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, राइट। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएस यानी अमेरिका के। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स से ये प्रेरित है। जिस तरीके से भारत में फंडामेंटल राइट्स है उसी तरीके से अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है, तो वहां से इसे लिया गया है। ओके। ऑल्सो दूसरी चीज, इसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ग्रेट। इसके अलावा ये जस्टिसेबल इन नेचर है। ये क्या है? जस्टिसेबल है यानी कि न्यायोचित है। इसका मतलब क्या कि अगर जो सरकार है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मूल अधिकार का ये शोषण कर रही है, ठीक है, हनन कर रही है, तो आप सीधे तरीके से आप कोर्ट में जा सकते हो। इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि ये क्या है? न्यायोचित है, वाद योग्य है, राइट। मतलब क्या है कि अगर जो सरकार है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है, डिस्टर्ब करती है, तो आप उसे लागू करवाने के लिए, ठीक है, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, राइट। ओके, ये समझते हैं कि मूल रूप से हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब एट प्रेजेंट ये 6 हैं। ठीक है, जो 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, 7वां संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। तो अब आपके पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ हम जनरल प्रोविजंस यानी कि सामान्य प्रावधान की बात करते हैं। इसमें दिए क्या गए हैं? ओके, इसमें क्या दिए गए हैं वो समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इन इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है 12 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्टेट का डेफिनेशन बताता है। मैंने आपको कहा कि जो राज्य है, अगर सरकार या राज्य अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, उसका हनन करती है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। अब सवाल यह बनता है कि आखिर ये सरकार और राज्य, सरकार या तो जो राज्य है, हम किसे कहेंगे? ठीक है, आपको लगता होगा सिर्फ और सिर्फ जो हमारी सरकार है, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, हम इन्हीं को सरकार या राज्य कहते हैं, राइट। इन्हीं को हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। लेकिन इसका स्टेट का मतलब सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, ओके, इसमें आपका पार्लियामेंट भी आएगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा, इसमें म्युनिसिपैलिटी भी आएगी, पंचायत आएगी और वो सारी सरकारी बॉडी आएगी। ठीक है, जो आपकी लोकल बॉडी से जो सारी सरकारी निकाय हैं ये सब आएंगे। ये सब स्टेट होते हैं। इन्हें हम स्टेट का, राज्य का दर्जा देते हैं। राज्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य सरकार यानी कि यूपी स्टेट नहीं। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, स्टेट भी आएगा, म्युनिसिपैलिटीज एंड लोकल बॉडीज ये सारी आएंगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य है, जो स्टेट है, इसका डेफिनेशन किस आर्टिकल में दिया गया है? इसका डेफिनेशन दिया गया, इसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया आर्टिकल 12 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 में। अगला अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। ये बहुत पावरफुल है। ये जो आर्टिकल 13 आपको दिख रहा है ये बहुत पावरफुल है। ये पावरफुल क्यों है ये समझते हैं। देखिए, ये आर्टिकल कहता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत है, आप ये समझिए कि जो फंडामेंटल राइट के असंगत है ना, ओके, इनकंसिस्टेंट है,
तो जो कोर्ट है उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी क्या कि उस कोर्ट है उस कानून को, उस बिल को ये शून्य कर सकता है, घोषित हो जाएगा कि ये आर्टिकल ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, और इसी चीज को हम कहते हैं, यहीं से निकलता है हमारा जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद के लेक्चर्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जुडिशियल राइट है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, जिसे आप हिंदी में कहते हो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये यही है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर सरकार फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई कानून बनाती है, ठीक है, उसके असंगत कोई कानून बनाती है, तो जो हमारी कोर्ट है वो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है, शून्य डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर है? इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 13 है ये बहुत पावरफुल बन जाता है। ओके, देखिए ये जो सेशन है ये बहुत फैक्चुअल है। ठीक है, यहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, तो वो सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये यहीं से निकल के आता है, ये है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे ये भी डिस्कशन करना चाहूंगा कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थोड़ा सा व्यस्त हूँ मैं। ऑल्सो मैं अपने नोट्स पे काम कर रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स का कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और आई नो कि आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके उन सबको रिप्लाई करते जाऊँगा। ठीक है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है ये कमेंट में पिन किया गया है और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो जो बैच 1 है, बैच 1 को मैंने अभी बंद कर दिया है, बैच 1 के एडमिशन को मैंने रोक दिया है और बैच 2 का एडमिशन मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जो कि 1 फरवरी से, 1 फेब से ये लाइव होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं अभी के दौरान, आपको 1 फरवरी से नोट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, ओके, और कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि हर दिन मैं आपको एक एक यूनिट प्रोवाइड करूंगा। उस यूनिट को आपको पढ़ना है पीडीएफ से और शाम को आपको टेस्ट देना है। हालांकि थोड़ी सी इसमें डिले भी हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे मैं स्ट्रीमलाइन कर दूँ। ठीक है, अगले हफ्ते से आपको चीज़ें ठीक से मिलने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये समानता का अधिकार जो है, ये आप याद रखिए कि ये हमारे आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 18 के बीच में से रखा गया है समानता का अधिकार। इसमें सारी समानता की बात की गई है। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है ये क्या बताता है? ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष हर कोई समान है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, ये कानून के आगे हर कोई बराबर है। आर्टिकल 15 क्या बताता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का निषेध। आप जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन, कोई भी स्टेट, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 15 है हमें भेदभाव से बचाता है। ठीक है, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, यह है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। यानी क्या कि सरकारी नौकरी में समानता, हर किसी को सरकारी नौकरी मिलने की समानता है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी या आपको दी जाएगी। इस तरीके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारा आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल है ये। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत करने की बात करता है ये। ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो छुआछूत करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है, हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है, ऑल्सो आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, यानी कि उपाधियों का अंत करता है। देखिए इसका मतलब क्या कि आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी। जैसे राजा राम मोहन रॉय, राइट, उनको राजा का टाइटल दिया गया था, उपाधि दी गई थी। राय बहादुर, शेर खान, ये सारे जो टाइटल्स पहले दी जाती थी, अब इस टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, और कोई भी पर्सन अगर इस टाइटल को लेता है, इस टाइटल को ग्रहण करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन जो टाइटल्स एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, अब वही वैलिड है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो यही टाइटल्स अभी क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, वैलिड है। इसके अलावा भारत रत्न भी वैलिड है, भारत रत्न। ठीक है,
हालांकि जब आप डिटेल में डीप में पढ़ते हो, यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल पे पढ़ते हो, तो आपको इसमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई भारत रत्न जो ये टाइटल वगैरह ये क्या है, अपवाद में आते हैं, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 18 किसी भी टाइटल को मना करता है, लेकिन भारत रत्न, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारे टाइटल्स अपवाद में हैं, ये दिए जाते हैं बिकॉज ये एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। इसके अलावा मिलिट्री टाइटल जैसे कि मेजर, सूबेदार, है ना, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सभी टाइटल्स क्या है, अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो है दैट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार में आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बात करता है। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो समझिए कि एक तरफ आपको आर्टिकल लिख देगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, दूसरे तरफ सामने आपको लिख देगा इसमें इस आर्टिकल में किस बारे में दिया गया है। तो आप मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, यानी कि आपको सुमेलित करना पड़ेगा कि आर्टिकल 14 किस लिए है, आप उसको सुमेलित करिए, आर्टिकल 18 किस लिए है, सुमेलित करिए, ठीक है। उसी के साथ मैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता हूं, जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। जब भी आप राइट टू फ्रीडम की बात करते हो, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हो, तो उसमें आपको 6 राइट्स देखने मिलते हैं। इसके 6 राइट्स हैं, ठीक है। ये 6 राइट्स क्या है ये समझते हैं। जो पहला है वो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम भाषण देते हैं, है ना, स्पीच देते हैं, किस अधिकार से देते हैं? क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए गए हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान ने हमें क्या दिए हैं? ये अधिकार दिए हैं कि हमें स्पीच देने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है, ठीक है, आप ये समझिए कि आर्टिकल 19 में ये 6 दिए गए। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा क्या है? असेंबली, यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप असेंबली रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है, शांति के साथ आप इकट्ठा होके, ठीक है, आप अपना सम्मेलन कर सकते हैं। ऑलराइट, जो थर्ड है ये है एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने का अधिकार, है ना। आप संघ बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 से मिलता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और जो चौथा है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि अबाध संचरण की आज़ादी, यानी कि घूमने की आज़ादी। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में आप फ्रीली घूम सकते हैं, कोई भी बाध्यता नहीं है। ये अधिकार आपको इस आर्टिकल 19 से मिलते हैं। इसके अलावा रेजिडेंस, यानी कि निवास की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो छठा है वो है प्रोफेशन, मतलब क्या कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप कोई भी काम या बिजनेस आप कर सकते हैं, ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। तो ये रहा हमारे 6 राइट टू फ्रीडम, 6 अधिकार। ये 6 स्वतंत्रता के अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैच द कॉल में पूछ सकता है, ठीक है, पूछता रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे स्लाइड्स में आप इसे 3-4 स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये हमारी पर्सनालिटी, ठीक है, हमारी पर्सनल लिबर्टी, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता के लिए बनाई गई है। दैहिक स्वतंत्रता के लिए क्या है? ये एक शील्ड का काम करती है, एक कवच का काम करती है। क्या है समझते हैं, ओके, क्या है समझते हैं। जो आर्टिकल 20 है वो क्या बताता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, है ना। कन्विक्शन के खिलाफ ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अपराध के लिए दोष सिद्ध संबंध में ये संरक्षण प्रदान करता है ना, ओके। इसमें एक रूल ये भी है कि नो डबल जीओपार्डी की बात करता है ये, यानी क्या कि आपको एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2 बार आपको सजा नहीं मिल सकती एक अपराध के लिए, इसे कहते हैं नो डबल जीओपार्डी, ठीक है, ओके। यानी क्या, ये क्या है? आर्टिकल 20 क्या बात करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब क्या कि जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और आर्टिकल 21 जो है वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। क्या है ये? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का
संरक्षण। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी आर्टिकल 21A में दिया गया है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार का बात करता है, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं। ओके, यानी कि ये हर एक 6 से 14 साल के बच्चों का ये अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि उनको ये एजुकेशन मिलना ही चाहिए। अगर उनको नहीं मिलता है तो ये कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ये कोर्ट जा सकते हैं। ओके, इसके बाद आर्टिकल 22 किस चीज की बात करता है? ये गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से संबंधित ये अधिकार है हमारे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या होता है, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अधिकार हमें इस आर्टिकल से मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, ये हमारा रहा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन और स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला राइट्स है वो है आर्टिकल 23 और 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है समझते हैं। इसमें दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव दुर्व्यापार से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्स लेबर होते हैं, है ना, जबरन अगर आपसे मजदूरी कराई जा रही है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, आप जिसे बंधुआ मजदूरी भी कहते हो, तो उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन है, राइट। ये उसके खिलाफ क्या है, आपका संरक्षण करता है। ओके, जैसे कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी खतरनाक फैक्ट्री या माइन इंडस्ट्री में काम करना इलीगल बताया गया है। वो इन कंपनीज में, ठीक है, इन जगहों पे, ठीक है, 14 साल से जो कम के बच्चे हैं वो यहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा करना और कराना इलीगल है। आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 24 है वो क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सॉरी, आर्टिकल 23 में नहीं, ये आर्टिकल 24 में है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ये फोर्स लेबर के खिलाफ है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चे 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे इस खतरनाक जगहों पर, ऐसा हमारे आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया है। ओके, और ये उनका अधिकार है, उनसे कोई ये करवा भी नहीं सकता है, ये उन बच्चों का ये अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल है आपका 23। अगर बात होती है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम का निषेध, आर्टिकल किस में मेंशन किया, किस में वर्णित किया गया है, तो है आपका आर्टिकल 24। आप इस तरीके से चीजों को याद रखिए। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में लिखा गया है। आर्टिकल 25 से 28 किसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, आर्टिकल 25 से 28 किससे संबंधित है, क्या ये बलात्श्रम से संबंधित है, क्या ये चाइल्ड लेबर से संबंधित है, या ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन में ऐसा पूछेगा तो आपको ये मार्क करना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 क्या बताता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी क्या कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ये जो आर्टिकल 25 है ये आपके किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, और उसको आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रैक्टिस करने की ये स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है, कि आप अपने धार्मिक कार्य आप फ्रीली कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है ना, राइट। ओके, ये क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, आर्टिकल 26। ओके, आर्टिकल 27 क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, है ना, मतलब क्या, धर्म के नाम पर आप टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं किए जा सकते हो, है ना, कि आप इस धर्म को आप इस फॉलो कर रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आप इस धर्म को नहीं फॉलो कर रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म के नाम पर टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, फोर्सिबल टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ऐसा आर्टिकल 27 में लिखा गया है।
ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड जब हम एमसीक्यूज कवर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम सीधे सीधे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, और ये क्वेश्चंस हम पीडीएफ अपने पेड बैच में ही लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के लिए मैं अवेल करा पाऊँ, क्योंकि जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स, उनके मैसेजेस इतने सारे मुझे आते हैं कि मैं उनके अलावा किसी और को रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ चाहकर भी, ठीक है। ऑलराइट, बट इसी तरीके से आपको यूट्यूब पे फ्री में वीडियो मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको वीडियो मिलना बंद हो जाएंगे, ये आपको हमेशा से मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता, ठीक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, नॉट स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ओके, देखिए जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आपको पता है, ठीक है। और आर्टिकल 25 से 28 उसी का प्रूफ भी था। ये हमारा जो आर्टिकल 25 से 28 है ये इसी का प्रूफ भी है कि हमारा जो भारत है ये क्या है, सेक्युलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। भारत हर धर्म संभाव को प्रमोट करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें दो आर्टिकल, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, यानी कि अपनी लैंग्वेज, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा सकते हैं, ठीक है। इस चीज का उनको अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में आर्टिकल बात करता है। और जो आर्टिकल 30 है ना, आर्टिकल 30 क्या बात करता है, माइनॉरिटीज को हक देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो अपने शिक्षण संस्थान है वो खुद खोल सकते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, उसे चला सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 30 बताता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, तो एजुकेशन से रिलेटेड जहां जहां एजुकेशन लिखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये मुझे आपको बताने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, राइट। तो आप इसे मार्क कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इस स्लाइड के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, संवैधानिक उपचार की बात करता है ये, ठीक है। ये क्या है समझते हैं। ओके दोस्तों, अगर देखिए, अगर आपने ऊपर के सारे राइट्स आपको मिल भी जाए, ठीक है, लेकिन आप उन्हें लागू ना करवा पाए, ठीक है, या आप उनका फायदा ना उठा सके, ठीक है, तो इस आर्टिकल्स का, इस आपके कानून का कोई मतलब नहीं है ना, तो वो बेकार है। और इन्हीं को सेफ्टी, इन्हीं आर्टिकल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 32 लाया गया है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो ये सारे अधिकार आपको नहीं मिलते, है ना। ओके, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस आर्टिकल को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है, ठीक है, ग्रेट। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 तरीके के रिट भी जारी करता है ना। रिट मतलब याचिकाएं इशू करता है। वो रिट क्या क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। इसके भी पहले जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इसका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है, राइट। ओके, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, जो 5 रिट्स की मैं बात कर रहा था, यानी कि 5 याचिकाओं की बात कर रहा था, वो क्या क्या है। यह है हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। दूसरा है मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, सर्टियररी और कोवारेंटो। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, इसके ऊपर मैं सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगा, तब जाके मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इस चीज़ को समझाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो हेबियस कॉर्पस है ये क्या है, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ है ये, है ना। मतलब क्या कि पुलिस या राज्य आपको इलीगल तरीके से आपको जेल में नहीं बंद कर सकती, ये उसके खिलाफ इसकी बात करता है,
मैंडेमस क्या है? ऑफिसर्स को ड्यूटी करने का ऑर्डर देता है। ऑफिसर ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है? तो वो उनको मैंडेट करता है कि भाई आपको काम करना ही पड़ेगा, हम आपको कमांड देते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा संविधान कहता है, ठीक है? प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, ये क्या बोलता है? जो बड़े कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे कोर्ट्स को रोकते, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, वो जो जिला कोर्ट को रोकता है कि भाई ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप इतना बड़ा जजमेंट आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो, ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है? इस तरीके का प्रतिषेध है ये, ठीक है? इस तरीके का प्रोहिबिशन है, ओके? और जो चौथा सर्टियररी है यानी कि उत्प्रेषण, ये क्या होता है? छोटे कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने का अधिकार ये बड़े कोर्ट को है, यानी कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को जो छोटे कोर्ट्स हैं अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया है तो उन ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है हमारी बड़ी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? इसे कहते हैं सर्टियररी यानी कि उत्प्रेषण, ठीक है? और जो पांचवा है वो है को वारंटो यानी कि अधिकार पृच्छा। मतलब क्या? इसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, कि किसी ऑफिसर से पूछना कि आप किस हक से इस पोस्ट पर हैं, ठीक है? किस हक से आप इस पोस्ट पर हैं, ये आपको अधिकार मिलता है उन ऑफिसर से पूछना, ठीक है? सॉरी, आपका नहीं, ये ऐसा संविधान अधिकार प्रोवाइड करता है। तो ये रहा हमारे आर्टिकल्स, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में, ओके? आगे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, सस्पेंशन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का निलंबन से लेकर कि कुछ केसेस में इनमें से कुछ अधिकार पूरी तरीके से सस्पेंड भी हो सकते हैं, उनका निलंबन भी हो सकता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप इसे 5 स्टार मार्क कर सकते हो, ओके? ये पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन आर्टिकल्स का, किन अनुच्छेदों का, किन अधिकारों का निलंबन होता है, राइट? इसके बात करते हैं। देखिए, जब इमरजेंसी लागू होती है ना, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, राइट? जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी तो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 वो अपने आप क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 है वो किसी भी हाल में कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, इमरजेंसी में भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ एंड लिबर्टी यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है? ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता। आप याद रखिए कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी हाल में सस्पेंड नहीं होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है एग्जाम में भी, तो आप ये याद रखिए 19 सस्पेंड हो सकता है बट 20 और 21 नहीं, ये हमेशा सिक्योर रहेगी, ठीक है? ओके, आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर बी सस्पेंडेड, कभी निलंबित नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको हमने कंप्लीट ब्रेकडाउन किया है। मैंने सारे की टर्म्स को, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों लैंग्वेजेस में कवर किया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन इस तरीके से मिलता रहे। और आप द ऑफिसर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स के लिए, गाइडेंस के लिए और हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।